गुड इवनिंग दोस्तों। आज राष्ट्रपति प्रकरण का अंतिम चरण है, जिसमें हम प्रमुख जो भारत के अब तक के राष्ट्रपति हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपतियों की सूची को लेकर बने रहिएगा साथियों। अंतिम टॉपिक है, अंतिम देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों की जब गणना की जाती है तो राष्ट्रपति को लेकर जो प्रथम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे, और अभी जो हाल ही के अंदर 2017 में जो चुनाव हुआ था वो 15वां निर्वाचन था। क्लियर? अगर आप निर्वाचन के तौर पे देखो तो 15 बार राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन व्यक्ति की जब गणना करेंगे तो 14 राष्ट्रपति अपने पास आएंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, उसकी भी चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। 14 व्यक्ति क्यों होंगे उसका जवाब आपको पहले में ही पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, जितना बड़ा अपना परिवार होगा उतना ही पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और भी राष्ट्रपति पॉलिटी के साथ साथ हम ज्योग्राफी की क्लासेस भी लाने वाले हैं, हिस्ट्री से संबंधित क्लासेस भी लाने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिएगा, शुरू करते हैं आज की क्लास, भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जब नाम आता है तो देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से थे। कई बार पूछ लेता है, बिहार से थे ये, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर राजनीतिक दल से संबंधित आपसे आप पूछ ले तो कांग्रेस से संबंधित थे ये, ठीक है। बात करें तो प्रथम निर्वाचन जो 1952 में हुआ था वह द्वितीय निर्वाचन 1957 में हुआ, में विजयी होकर दो बार राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। देखो, अनुच्छेद 57 हमें इस बात को उजागर करता है कि एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। उसका एग्जाम्पल आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जब राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम निर्वाचन हुए थे 1952 के अंदर, उस समय भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चुनाव जीता था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। जब दूसरे चुनाव हुए, द्वितीय निर्वाचन हुए 1957 के अंदर, उसमें भी दूसरी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चुनाव जीते थे, और भारत के दूसरी बार भी राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, चुनाव, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अब तक 15 बार हो चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे देखो तो व्यक्ति 14 ही है। तो क्यों 14 है? क्योंकि 2 बार तो शुरुआत में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही चुन लिए गए थे। क्लियर है? बात करें इनके पदावधि की, कुल पदावधि कितनी रहेगी तो देखिएगा दोस्तों, कुल पदावधि इनकी 10 वर्ष तो वैसे ही रहेगी। क्लियर? 10 वर्ष तो वैसे ही रह जाएगी। 1952 से 1957 और 1957 से 1962 5-5 साल का रहेगा, प्लस 3 महीने और, क्योंकि हम अनुच्छेद
1962 के अंदर ये देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति अपना पदभार तब तक संभाले रखता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी संभाल ना ले, ठीक है ना। तो इनकी पदावधि जो रही थी लगभग 10 वर्ष 3 माह की रही थी, यानी कुल 123 माह हो जाएंगे। क्लियर है मित्रों। और कुछ विशेष बातें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर जाननी हो तो अपन क्या पढ़ सकते हैं, कुछ विशेष बातें। तो एक तो देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्लियर है। इसके अलावा और क्या क्या हो चुके हैं, ये संविधान सभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, संविधान सभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और एक बात अपन ने यही नोट कर ली, 2 बार राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। तीसरा, सर्वाधिक कार्यकाल जो रहा है राष्ट्रपति पद पर वो भी किसी का रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। तो देखिएगा मित्रों, इन विशेष तथ्यों को लेकर भी कई बार सवाल पूछ लेता है, ठीक है ना। पदावधि को लेकर तो सर्वाधिक कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। कौन कौन से चुनाव में जीते थे, प्रथम निर्वाचन के अंदर जीते थे 1952 में, द्वितीय निर्वाचन में जीते थे 1957 में। क्लियर है मित्रों। और ये कौन से राज्य से आते थे, बिहार राज्य से इनका संबंध था। क्लियर है। बात करें नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे जिनका नाम आता है वो आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे। तमिलनाडु राज्य से संबंध थे। इनके गांव का नाम, यानी जे यहाँ जहाँ रहते थे गांव का नाम सर्वपल्ली होने के कारण सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्लियर है। और क्या क्या बातें हैं, इन्होंने जो राष्ट्रपति का चुनाव जीता था वो तीसरे निर्वाचन में जीता था। जो तीसरा निर्वाचन हुआ था, तीसरा निर्वाचन हुआ था आपके 1967 के अंदर, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1962 के अंदर। ठीक है, 1962 के अंदर तीसरा निर्वाचन होता है। तो इनकी कुल पदावधि जो रहने वाली है, देखिएगा कुल पदावधि जो रहने वाली है वो 1962 से लेकर 67 तक रहेगी, यानी 5 वर्ष पूरे करेंगे ये। ठीक है, 5 वर्ष इन्होंने पूरे किए हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में देखिएगा अब तक क्या क्या पढ़ा है। एक तो इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से था, दूसरा इनके गांव का नाम सर्वपल्ली होने के कारण सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से प्रसिद्ध हुए ये। तीसरे निर्वाचन के अंदर चुनाव जीता था इन्होंने, जो कि 1962 में हुआ था। और पदावधि अगर पूछ ले तो 1962 से 67 की कार्यकाल रहा, यानी 5 वर्ष का। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ जानना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से नोट कर रहा हूँ, देखिएगा कुछ विशेष बातें। विशेष बातों में देखिए, इनके कार्यकाल में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल
ये विशेष है, ध्यान रखना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल में ही प्रथम बार पूरे देश में क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। कब लगा था? 1962 में लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल से यहाँ पे अपना तात्पर्य किससे है? अनुच्छेद 352 से है, जो कि चीनी आक्रमण के दौरान लगाया गया था। क्लियर है? दूसरा एक चीज कि ये 1952 से लेकर 62 तक 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर भी बने रहे थे। 1952 से 62 तक का कार्यकाल था और कितनी बार उपराष्ट्रपति बने गए? 2 बार। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस समय आपके क्या थे? राष्ट्रपति थे। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति पद पे कौन काम कर रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर रहे थे। हम ये भी लिख सकते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, बाद में तीसरा चुनाव लड़ा था। तो देखिएगा, अब तक 3 निर्वाचन हो चुके हैं। प्रथम निर्वाचन 1952 में हुआ, कौन जीता? राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय निर्वाचन कब हुआ? 1957 में, कौन जीता? राजेंद्र प्रसाद। तीसरा निर्वाचन कब हो रहा है? 1962 में, कौन जीत रहा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जीत रहा है। अब इसके अंदर मैंने पदावधि भी दोनों की लिख दी है, कुछ विशेष बातें भी मैंने बता दी है। फटाफट से इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं भारत के तीसरे, व्यक्तिगत तौर पे तीसरे और निर्वाचन के तौर पे चौथे राष्ट्रपति के ऊपर। एक दो फैक्ट्स और राधाकृष्णन के बारे में लिखते हैं, फिर अपन चौथे निर्वाचन के ऊपर चलते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। देखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में और क्या क्या है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। ध्यान रखना, 4 कौन कौन से होते हैं? देखो, 1964 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन अब अवेलेबल था नहीं उस समय प्रधानमंत्री, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर गुलजारी लाल नंदा को इन्होंने सबसे पहले कौन से प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी? देखो, इनके नाम लिख देता हूँ। नंबर 1 पे आपके गुलजारी लाल नंदा, जो कि कैसे थे? प्रधानमंत्री कार्यवाहक थे। ध्यान रखना, कार्यवाहक हो गए। नंबर 2 पे इन्होंने जिसको दिलाई, तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ये नंबर 2 पे आए थे। फिर तीसरे नंबर पे वापस देखो, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी थी 1966 के अंदर, ठीक है, 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी थी, तो गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने गए। गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो तीसरी बार शपथ दिलाई। और फिर चौथे नंबर पे आपकी आ गई श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। ये उस समय ध्यान रखना राज्यसभा की सदस्य थी। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। क्लियर? अब देखो, आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के वे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने प्रथम महिला प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी?
तो देखो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, उस समय तो प्रथम थी। अब प्रथम महिला, आज तक भी प्रथम ही है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या हो गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गया। क्लियर हो गया? फिर देखिए और क्या पूछ सकता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में? तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत रत्न प्राप्त किया था। और कब किया था? 1954 में। क्लियर है? ये आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में फैक्ट्स हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? एक तो इनके गांव का नाम सर्वपल्ली होने के कारण इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरे निर्वाचन जो 1962 में हुआ था उसमें इन्हें जीता था, तमिलनाडु से संबंधित थे। पदावधि इनकी 1962 से 67 यानी 5 वर्ष की रही। इनके कार्यकाल में प्रथम बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1962 में, जो चीनी आक्रमण के समय लगा था। ये 1952 से 62 की अवधि में 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर भी चुने गए थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। 4 कौन कौन से? गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक, क्योंकि 1964 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। फिर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को शपथ दिलाई। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई 1966 के अंदर, तो गुलजारीलाल नंदा फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तो इनको शपथ दिलाई। और नंबर 4 जो थे इंदिरा गांधी थी, यानी जो उस समय राज्यसभा सदस्य थी और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति भी कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति भी कौन थे? वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने 1954 को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। क्लियर हो गई चीज? फटाफट से नोट कीजिए। फिर अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में क्या क्या देखने को मिलता है, जो चौथे निर्वाचन के अंतर्गत जो कि होगा 1967 के अंदर, उनके लेकर क्या क्या प्रश्न आपसे पूछ सकता है, क्या उनके फैक्ट्स हैं, फटाफट से। साथियों देखिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें, फिर जब वीडियो एंड हो जाती है उसके पश्चात आप उसको नोट कर लीजिए करें, या फिर वीडियो को पॉज कर लिया करें, उस समय नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो अपन आगे चलते हैं। इनका संबंध था हैदराबाद से। ठीक है, वर्तमान तेलंगाना। क्योंकि आपको पता है 2014 के अंदर भाषाई आधार पर फिर से एक नया राज्य गठित हुआ था, तेलंगाना। तो उस समय पूरा एक हैदराबाद था, लेकिन अब वर्तमान में हैदराबाद और तेलंगाना 2 अलग अलग क्या हो गए हैं, आंध्र प्रदेश का ये हो गया है और वर्तमान तेलंगाना एक अलग राज्य हो गया है। देखिएगा और क्या बातें हो सकती है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, निर्वाचन कौन सा? चौथा निर्वाचन हो जाएगा। चौथा निर्वाचन कब? 1967 में। पदावधि देखिएगा मित्रों, पदावधि देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1967 से लेकर 69 यानी 2 वर्ष। अब ये 2 वर्ष क्यों?
तो देखिएगा, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना। 1967 के अंदर चौथे निर्वाचन में जीते, लेकिन 2 साल की अवधि पूरी हुई और पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी साथियों। तो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब देखो 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष को लेकर क्या फैक्ट पूछ सकता है कि निर्वाचित राष्ट्रपतियों में सबसे कम अवधि, निर्वाचित राष्ट्रपतियों में सबसे कम अवधि तक। क्लियर है। और क्या क्या पूछ सकता है, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी प्रधानमंत्री को, पीएम को शपथ नहीं दिलाई थी, एक भी प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिलाई थी, ध्यान रखना। और क्या पूछ सकता है, देखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना। एक और फैक्ट कि इनके निर्वाचन जो हुए थे, चौथा निर्वाचन जो हुआ था 1967 में, तो निर्वाचन में सर्वाधिक प्रतिद्वंदी थे कितने, तो के 17। इनके निर्वाचन के समय 17 प्रतिद्वंदियों के बीच में देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन जीत के आए थे, तो हम समझ सकते हैं काफ़ी इनका प्रभुत्व रहा होगा। लेकिन भगवान की माया बड़ी है, 2 साल तक काम किया, उसके बाद पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। या फिर ये इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत रत्न प्राप्त पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन, तो भारत रत्न प्राप्त प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। निर्वाचन में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसके समय था, तो जाकिर हुसैन के समय जो चौथा निर्वाचन था तब। ठीक है, पदावधि 2 साल की रही। निर्वाचित राष्ट्रपतियों में सबसे कम अवधि तक काम किया, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिलाई थी साथियों। क्लियर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं क्या हुआ था जब 2 वर्ष के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर राष्ट्रपति का क्या काम चला था। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंदर एक फैक्ट और लिख लीजिएगा आप, 1968 में
संसद में अपना अभिभाषण हिंदी में दिया था, ध्यान रखना विशेष बात है। और ऐसा करने वाले भी ये एकमात्र राष्ट्रपति है, ये ध्यान रखना। हिंदी में अपना अभिभाषण देने वाले, संसद को संबोधन जो दिया था वो हिंदी में दिया था, कब? 1968 के अंदर। और ऐसा करने वाले भी ये कौन है? एकमात्र है। अब देखिएगा, अगला चलते हैं अपन। (1969) के अंदर, 1969 के अंदर आपके जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 65 के अंदर यह पढ़ रखा है कि यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश उसका पद रिक्त हो, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति का पदभार संभालता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, नंबर 4 पे मैं नाम लिखने जा रहा हूं वी गिरी का। पूरा नाम इनका होता है वराहगिरी वेंकट रमन। ठीक है, ये आपके कहाँ के थे? ओडिशा के थे। ठीक है दोस्तों, अब तक 4 निर्वाचन हुए, लेकिन चौथे निर्वाचन में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जीते थे वो 1969 के अंदर क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब देखिएगा वराह वेंकट गिरी के बारे में। सबसे पहले तो इन्होंने काम किया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कब से लेकर कब तक तो बता दूं, मई 1969 से लेकर जुलाई 1969 तक। ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिस समय राष्ट्रपति थे उस समय कौन उपराष्ट्रपति था? वराह वेंकट गिरी। क्लियर। अब जाकिर हुसैन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने पर अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त होता है समय से पूर्व, तो उनके कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो पहले कौन से पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी? तो वराह वेंकट गिरी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 में हुई। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। क्लियर। और क्या, पद पर रहते हुए समय से पूर्व उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है ना। पद पर रहते हुए समय से पूर्व उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे थे और अचानक क्या कर दिया? इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। जब अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, जब ये उपराष्ट्रपति है ही नहीं तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, राष्ट्रपति आपका उम्मीदवार अभी तक आया नहीं है क्योंकि 5वां निर्वाचन हुआ ही नहीं अभी तक। क्लियर। अब होगा क्या, यहाँ पे मैंने एक आपको अनुच्छेद 70 लिखवाया था, वहाँ पे मैंने कहा था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली होता है
तो संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति कृत्यों के निर्वहन के संबंध में अधिनियम बना सकती है। और यहीं पे 1969 में, ध्यान रखना, राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 आया था और उसमें यह कहा गया था, और उसी नियम के अनुसार जुलाई 1969 से लेकर अगस्त 1969 तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। तो अब देखो, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो अब त्यागपत्र दे दिया, यानी अब निर्वाचन पे आ जाता हूं। तो देखो अब तक कितने निर्वाचन हो चुके हैं, 1, 2, जो 1962 तक, 1962 में तीसरा हुआ, 1967 में चौथा हुआ। अब आ जाएगा आपका कौन सा, 5वां निर्वाचन। पांचवा निर्वाचन 1969 में, 1969 में, ठीक है। पांचवें निर्वाचन में भी जीते कौन, वीवी गिरी ही जीते हैं। और अब इनकी पदावधि कितनी होगी, 1969 से लेके 74, यानी 5 वर्ष ये पूरे करेंगे। अब इनका जो ये 5वां निर्वाचन था वो 2 बातों को लेकर विशेष गिनती में रहता है। क्या, एक तो 5वें निर्वाचन में प्रथम बार द्वितीय वरीयता की गणना हुई। तो द्वितीय वरीयता के आधार पर एक तो इस बात को लेकर पूछा जाता है कि द्वितीय वरीयता के आधार पर निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो वो वीवी गिरी है, 5वां निर्वाचन जो हुआ था। दूसरा, साथियों ध्यान रखना, 1969 में जब ये 5वां निर्वाचन हुआ था तो ये निर्वाचन ज़्यादा फोकस में ज़्यादा क्यों था, क्योंकि इसमें अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर क्या हुए थे, मतदान हुए थे। इनका जो अपोजिट था, जो इनका प्रतिद्वंदी था मुख्य, वो उस समय लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी थे। क्लियर। तो जब मतदान हो रहे थे, आपकी भारत की प्रधानमंत्री, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी वीवी गिरी के पक्ष में क्या कर रही थी, वोट डालना चाहती थी। और उसने ये ऐलान कर दिया था अपने समस्त मंत्रीगणों को कि आपको वीवी गिरी को ही क्या करना है, वोट डालने हैं। उस समय एक ही आवाज़ निकली थी सभी के मन से, मैं भी इंदिरा, मैं भी इंदिरा, मैं भी इंदिरा, मैं भी इंदिरा। उसी को कहते अंतरात्मा की आवाज़। और वीवी गिरी को क्या कर दिया गया था, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कर दिया गया था। क्लियर है साथियों। तो 5 निर्वाचन हो चुके हैं, 1969 तक हो चुका है। वीवी गिरी आपके हो गए। दूसरा इसमें फैक्ट कि इनके कार्यकाल में देश में दूसरी बार आपातकाल लगा 1971 में, पाक आक्रमण के समय।
ठीक है साथियों, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम अगली चर्चा पे करते हैं। कमल कटे, कमल घना जरूरी है, कमल कह दो माता वाला यार सीधो ठीक है। अब जरा यहाँ पे स्टार बनाइएगा और यहाँ पे एक नाम लिखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब ध्यान रखो, यहाँ पे अभी वीवी गिरी पढ़ते समय मैंने क्या लिखवाया था कि मई 1969 से लेकर जुलाई 1969 तक उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम किया था और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया था, पद से इस्तीफा दे दिया था, उपराष्ट्रपति पद से। ऐसे में संसद ने उस समय अधिनियम बनाया था, राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। क्लियर? उसी अधिनियम के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन अधिनियम, देखिएगा यहाँ पे नोट कीजिए मेरे साथ साथ, राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्लियर है? तो अब तक देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने आ चुके हैं? 2 आ चुके हैं, जिसमें से एक तो भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति तो एक, दूसरा ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले दूसरे, तो 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति आ चुके हैं। फिर आप अगला नंबर डाल लीजिएगा, नंबर 5, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ये हुआ था मित्रों 6ठा निर्वाचन। कौन सा? 6ठा निर्वाचन। कब हो रहा है? 1974 में हो रहा है। ठीक है, 6ठे निर्वाचन, इनकी कुछ खास बातें लिख लीजिएगा। इनके शासनकाल में
आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को देश में तीसरी बार आपातकाल लगा। और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले दूसरे राष्ट्रपति, पहले जाकिर हुसैन थे, अब कौन है पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले दूसरे राष्ट्रपति हो गए फ़खरुद्दीन अली अहमद। इनके शासनकाल में क्या हुआ था, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। और आपातकाल नंबर कौन सा था, तो 3। ठीक है, पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय, दूसरा वीवी गिरी के समय और तीसरा हो गया है आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद के समय। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, अब चूंकि इनकी भी मृत्यु हो गई थी 1977 में, तो 1974 में चुने, 1977 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी अब फिर से क्या आएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति आएंगे। अब फ़खरुद्दीन अली अहमद के समय क्या था, जो उपराष्ट्रपति थे, उन उपराष्ट्रपति का नाम था बीडी जत्ती। बीडी जत्ती फरवरी 1977 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बीडी जत्ती जो फ़खरुद्दीन अली अहमद के समय क्या थे, आपके उपराष्ट्रपति थे, तो इनकी मृत्यु हुई। तो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। तो देखिएगा इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति तथा संख्या के आधार पर अगर कहूं तो तीसरे कार्यवाहक थे। क्लियर? और क्या, एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने पीएम को, तो एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने पीएम को शपथ दिलाई थी 1977 के अंदर। ध्यान रखना, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आया था, मोरारजी देसाई। उन मोरारजी देसाई को शपथ दिलाने वाले कौन थे, बीडी जत्ती साहब थे। और तीसरा फैक्ट हो जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति थे। क्लियर हो गया दोस्तों? फिर आगे की चर्चा करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करेंगे 7वें निर्वाचन की। निर्वाचन नंबर 7वां, ठीक है, 7वां निर्वाचन 1977 में। इनके निर्वाचन की खास बात क्या थी कि ये निर्विरोध रूप में निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है। ठीक है साथियों, अगली बात करें नंबर 7 की। ठीक है, 8वां निर्वाचन आएगा तो है ज्ञानी जेल सिंह की बात करें तो 8वां निर्वाचन 1982। सब 5-5 साल काम करेंगे। अब कोई उसमें पदावधि का है नहीं, सब 5-5 साल काम करेंगे। तो ज्ञानी जेल सिंह आपके प्रथम सिख राष्ट्रपति और जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले भी। प्रथम राष्ट्रपति थे। बात करें नंबर 8, निर्वाचन नंबर 9, आर वेंकटरमन की बात करें तो 9वां निर्वाचन था 1987 में। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए। फिर आर वेंकटरमन के संबंध में अपन 2-3 बातें लिखते हैं। आर वेंकटरमन ने 4 पीएम के साथ काम किया। ठीक है, जिनमें से 3 को शपथ दिलाई
ठीक है। इन्होंने भी 4 पीएम के साथ काम किया है। और जिनमें से 3 को शपथ दिलाई। फटाफट से अगला है आपका नंबर 10, 11वां निर्वाचन आएगा। KR नारायणन, ग्यारहवां निर्वाचन 1997, प्रथम दलित राष्ट्रपति। फटाफट से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फैक्ट लिख दीजिए। प्रथम बार दिल्ली व पुदुचेरी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। एक और, इन्हीं के समय प्रथम बार राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक व 15,000 की जमानत राशि का प्रावधान किया गया। उसके बाद नंबर 11, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम आपके आ जाएंगे 12वां निर्वाचन। (2002) ठीक है। उसके बाद मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, सभी को पता होगा। उसके बाद में आपके आ गई प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल
13वां निर्वाचन जो कि 2007 में हुआ। भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा पाटिल है। नंबर 13 की बात करें 2012 के अंदर होंगे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो 14वां निर्वाचन 2012 में। और बात करें अंतिम जो वर्तमान है रामनाथ कोविंद। वर्तमान तक। ठीक है साथियों, तो ये थे आपके भारत के प्रमुख राष्ट्रपतियों की सूची थी अब तक की। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। हमारा राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। जाते जाते सुन लीजिएगा, अब तक जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उन राष्ट्रपति चुनावों में कुल 6 बार महिला उम्मीदवार लड़ी है। पहली महिला उम्मीदवार जो थी उनका नाम मिलता है कृष्णा कुमार चटर्जी। दूसरी महिला उम्मीदवार थी मनोहरा होलकर। तीसरी उम्मीदवार जो थी फूलचरण कौर। चौथी उम्मीदवार आपके लक्ष्मी सहगल। पांचवी उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल जो कि जीती थी। और छठी उम्मीदवार थी आपके मीरा कुमार जो कि रामनाथ कोविंद के समय लड़ी थी। अब तक 6 उम्मीदवारों के नाम मैंने लिए हैं महिला उम्मीदवारों के, उनमें से केवल और केवल प्रतिभा पाटिल ऐसी महिला उम्मीदवार है जो 13वें निर्वाचन के अंदर विजयी हुई थी। इसी के साथ आज की वीडियो का समाप्त करते हैं। तब तक बने रहिए अपने जीके बाय धीरज शर्मा के चैनल के ऊपर। इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।